एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर, एंशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसा काम हुआ है। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो है रिवर रावी के किनारे में, मोहनजोदड़ो रिवर इंडस के किनारे में, तो इसीलिए उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला। 1 सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक समय पे उससे भी कम खोदना पड़ता है या सिर्फ स्क्रैपिंग करना। परफोरेटेड जार बियर बनाने के लिए भी यूज किया करके बोलते हैं। अच्छा जी सर, कुछ ऐसा रिसर्च के टाइम पे पता पड़ रहा था कि कुछ प्री या मैच्योर ऐसे कुछ क्लासेस कुछ उसमें डिवाइड किया गया है इस पूरे सिविलाइजेशन को। क्या है सर वो? लैपिस लाजुली करके एक ब्लूइश कलर का स्टोन है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में मिलता है। वहां से 1500 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन हम लोगों को सीखना है तो हड़प्पन से सीखना है। शहरों को समझते हैं कि शहर कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे डिजाइन होते थे, क्या आर्किटेक्चर था, उन शहरों के बारे में थोड़ा बताइए सर। हिंदुस्तान की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके सुपर पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट एपिसोड है, थोड़ा अलग है। अभी तक जो हमने बातें की वो थी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चेनाब ब्रिज, बुलेट ट्रेन, अटल टनल, वंदे भारत, जो देश में नया काम हो रहा है। पर देश में सिर्फ नया काम नहीं हो रहा है, देश में एक ज़माने में ऐसा काम भी हुआ है जो माइंड ब्लोइंग है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। आज 10, 12, 15 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, कई 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर, एंशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसा काम हुआ है। इतने बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो खुद एक आइकॉनिक आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वीएन प्रभाकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट पे। थैंक यू। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। कैसी रही आपकी फ्लाइट? बहुत बढ़िया। तकलीफ हुई सर कुछ फ्लाइट के अंदर? फ्लाइट में तो कुछ तकलीफ नहीं रही, बट लेकिन दिल्ली में उतरने के बाद एज यूजुअल ट्रैफिक। सर, एक ट्रैफिक के पैच में आप फंसे, गंदा फंसे। या और बताइए सर अपने बारे में कुछ, सर अपने करियर के बारे में कुछ एक बेसिक से हमें बता देंगे, कैसा रहा आपका करियर अभी तक? देखिए, आर्कियोलॉजी में आई मीन प्लान्ड तरीके से नहीं आया, मैंने एक एक्सीडेंटल कहूँगा मैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बीएससी फिजिक्स किया था, देन बाय चांस आर्कियोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को इतना स्कोप नहीं था बीएससी फिजिक्स करने के बाद, इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मैंने। तो मैंने देखा कि अल्टरनेट क्या है। मैंने देखा कि मद्रास यूनिवर्सिटी में उस समय वहाँ पढ़ रहा था, तो आर्कियोलॉजी देखते ही मेरे को एक दिमाग में लगा कि अरे ये तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, इसमें ट्राई करते हैं। फिर हमने एमए किया, फिर वहाँ से पता चला कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रन करता है। तो वहाँ आके हमने डिप्लोमा किया। 2 साल का जब डिप्लोमा किया, वहाँ मेरा जो है और एक्सपोजर मिला, क्योंकि वहाँ मेरा गुरुजी थे डॉक्टर आर एस बिष्ट। अच्छा। वन ऑफ द रिनाउंड हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट है। अच्छा। तो उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग लिया। धोलावीरा में पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया साइट है एक, धोलावीरा गुजरात में। तो वहाँ से मेरे को बहुत एक दिमाग खुलने लगा कि क्या है। अच्छा। फिर वहाँ से शुरुआत हुआ मेरा कैरियर। देन फिर मैं ये ऐसे ज्वाइन किया 97 में। आगरा में पोस्टेड था मैं। आगरा में करीब 4.5 साल रहा। फिर उसके बाद हम लोगों का तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं एएसआई में। तो औरंगाबाद में हमारा पोस्टिंग हुआ 2001 में। वहाँ 2-3 साल रहा। फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा। वहाँ किस प्रोजेक्ट पे रहे सर? वहाँ भी हायर ऑफिशियल्स के साथ हम काम करते रहे। तो येल्लोरा में एक हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया। येल्लोरा केव्स है ना, वहाँ एक केव 29 है। उसके सामने हम लोग ने जब एक्सकेवेशन किया तो पता चला कि वो लोग पुराना वाला जो मंदिर वगैरह जो खोदते हैं, कैसे करते हैं वो लोग। उनका तो कई सारे जो टुकड़े वो खोद के फेंकते हैं, उसका एक पैटर्न मिला हम लोगों को। चिजल्स वगैरह मिला। तो उसके थ्रू हम लोग का अंडरस्टैंडिंग में आया कि उन लोग कैसे एक्सकेवेट करते हैं उसको। अच्छा। एक एक लेयर वो निकाल के फिर कैसे उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। वो हम लोगों को एक आइडिया मिला उसकी एक्सकेवेशन की वजह से। फिर वहीं से मेरा एक हायर पोस्ट में प्रमोशन मिला। अब आप हायर ऑफिशियल के साथ काम करते करते अब आप हायर ऑफिशियल बन चुके हैं। हाँ। तो हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में हम हेडक्वार्टर में रहे। फिर हमारा गुरुजी के साथ काम करने का मौका मिला, बिश जी के साथ। फिर धोलावीरा उस समय उन्होंने एक्सकेवेशन कर रहे थे। ये 2003 की बात है। 2003 से लेके 5 तक एक्सकेवेशन हो ही रहा था। धोलावीरा जो है 1989 से एक्सकेवेट हो रहा था। वो रिमार्केबल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कॉइन्ड वेस्ट का टर्म है। ऐसे नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे उस समय जो मिला साइट्स जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है रिवर रावी के किनारे में, ठीक। मोहनजोदड़ो रिवर इंडस के किनारे में। तो इसीलिए उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला।
लेकिन वैली इसलिए हम कॉइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंडस प्लेन्स में है, वैली में नहीं है। ठीक बात। वैली जो है आप हायर रिचेस में, माउंटेन्स में, हाँ। वहाँ हम बोलते हैं वैली, हाँ, इसलिए उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन कहा। ठीक। तो 1947 के बाद क्या हुआ कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत एक्सप्लोरेशन वगैरह किया, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ने, ASA ने। तो गुजरात में पूरा भरा पड़ा हुआ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट पूरा हड़प्पन साइट्स है। भरा हुआ है। हाँ, सौराष्ट्र में कुछ साइट्स है, हाँ, यहाँ इंडियन साइड में राजस्थान, पंजाब, हाँ, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरा हड़प्पन साइट्स भरा पड़ा हुआ है। हम्म, तो ये एक नदी तक सीमित नहीं है, हम्म, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन नहीं बोलना चाहिए, ठीक बात। है ना। हाँ, इसलिए टाइप साइट जो है हाँ, हड़प्पा, हाँ, सबसे पहले वहाँ खुदाई हुआ था हाँ, 1921 में। हाँ, तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना सही है। ठीक है। कुछ लोग इसका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हाँ, जैसे क्योंकि कई सारे जो साइट्स है हरियाणा में, राजस्थान में, हाँ, वो सरस्वती के किनारे है। हाँ, तो इसलिए वो बोलते हैं कि सिंधु सरस्वती या सरस्वती सिंधु। सिंधु सभ्यता। हाँ, बट गुजरात का साइट्स कहाँ रखेंगे, ठीक बात। वहाँ ना इंडस हाँ, है या सरस्वती है। हाँ, तो इसलिए सिंधु सरस्वती बोलना भी सही नहीं है। हाँ, इसलिए हम मानते हैं, मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना ही सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलना सर क्यों सही है? क्योंकि सबसे पहली साइट जो हमें मिली हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान में मिली, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही मिली। हड़प्पन एक साइट है, वैसी हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो एक साइट है, हम्म। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये सब आता है। देखिए हड़प्पा जो है 1829 से पता है हम लोगों को, अच्छा। लेकिन वो सिविलाइजेशन अलग सिविलाइजेशन करके पता नहीं था। हाँ, चार्ल्स मैसन करके हैं सबसे पहले एक ट्रैवलर, हाँ, वो उसके बारे में लिखते हैं हाँ, 1829 में, हाँ, 1826 में, मेरे ख्याल में 1826 में लिखते हैं। हाँ, फिर 1831 में अलेक्जेंडर बर्नस लिखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट जो है हाँ, दुनिया को पता है, वो हड़प्पा, हाँ, जो अभी पाकिस्तान में है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगहम, हम्म। जो ASA का फर्स्ट डायरेक्टर हड़प्पन जो जनरल साइट है वो पूरी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। हड़प्पा जो साइट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दोनों हाँ, पाकिस्तान में। हमारा वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है। एक्सेस एज सच नहीं है, हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ की हालात ऐसे हैं, हम लोग है ना उतना हाँ, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। हम्म, बट कुछ लोग जाके भी आए हैं, इंडियन हम्म, आर्कियोलॉजिस्ट भी जाके विजिट करके भी आए हैं। हम्म, तो ये हड़प्पा जो है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने लिखा है इसके बारे में। अलेक्जेंडर कनिंगहम जो है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, हम्म, उन्होंने 3 बार उस साइट में जाके देखा है, हम्म, 1853 में, हम्म, 1871 में। हम्म, तो जब जाके उन्होंने लिखा है, वहाँ उनको सील्स मिला है, वहाँ का कुछ लिखा हुआ चीज़ भी मिला है। उन्होंने हम्म। बोला कि नहीं, ये बुद्धिस्ट पीरियड के पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में क्या है, बुद्धिस्ट पीरियड ही अर्लीस्ट सबसे माना पहले जाता है। मानते थे, शुरुआत वहीं से हमारी हिस्ट्री शुरुआत की। वहीं से, उसके पहले नहीं था, उसके हाँ, पहले प्री हिस्टोरिक था। वो वेद वगैरह थे उनके, जिनके हमें एविडेंस अभी तक उस तरह से हाँ, नहीं मिले। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि वो हाँ, लिखित वो एविडेंस वगैरह ब्रिटिश ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन से मिलता है, ऐसे करके उन्होंने वो मानते ही नहीं थे। वो हम्म, 600 BC उसके पहले नहीं था। अच्छा। तो ये चलता चलता 1921 में आके हाँ, वो एक्सकेवेशन हुआ। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंगहम लिखे हैं 1871 1876। उसके बाद करीब सर जॉन मार्शल करके ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, DG, हाँ, उनके पीरियड में 1921 में ये एक्सकेवेशन शुरू हुआ हड़प्पा में। हम्म, मोहनजोदड़ो में 1922 में शुरू हुआ। हम्म, 3-4 साल ये एक्सकेवेशन चलता रहा, फिर इन्होंने कंबाइन करके देखा इस फाइंडिंग्स को, हम्म, क्योंकि 600 किलोमीटर हम्म, इन दोनों के साइड्स के बीच में है। हम्म, तो उस ज़माने में कम्युनिकेशन नेटवर्क भी उतना नहीं हम्म, था। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ही काम कर रहे थे, जैसे हड़प्पा में दयाराम साहनी एक्सकेवेट कर रहे हैं, हम्म, और वहाँ जो है RD बैनर्जी, मोहनजोदड़ो में RD बैनर्जी, दीक्षित जी वगैरह एक्सकेवेट कर रहे हैं। तो आपस में वो लोग फाइंडिंग्स के बारे में वो लोग डिस्कस करते होंगे, कोई एक ही तरीके का मिल रहा है। फिर उन्होंने देखा उसको कंबाइन करके 1924 में, फिर पता चला कि दोनों एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं। काफी सिमिलैरिटीज मिली। सिमिलैरिटीज है, सारे चीज सिमिलैरिटी है उसमें। सील्स मिलते हैं, वेट्स मिलते हैं, लिखा हुआ सील्स यानी चीज। कि जो मोहरे लगाई हाँ, जाती, जो मोहरे, ठप्पे लगाए स्टैम्प जाते हैं, सील्स बोलते हैं उसको। वो Correct. स्क्वायर शेप में होते हैं। अच्छा। हड़प्पन जो Civilization. सील जो है उसका स्क्वायर शेप होते हैं। हाँ, ऊपर जो है लिखा हुआ होता है, हाँ, और नीचे जो है कोई एनिमल मोटिव, सबसे अच्छा। ज्यादा जो है यूनिकॉर्न। तो इन्होंने सारे कंपेयर करके देखा, फिर इन्होंने फ्लैश किया हाँ, सितंबर 20th 1924। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ करके उस ज़माने में एक वीकली हाँ, मैगजीन था, हाँ, उसमें इन्होंने रिपोर्ट किया। जब उन्होंने अनाउंस किया कि हमने ऐसे ऐसे 2 सिटीज़ डिस्कवर किया है, हम्म, और वो कंपेयर करते हैं
टिर्न्स और माइसिन ग्रीस के जो 2 सिटीज़ है, क्योंकि मार्शल जो हैं ग्रीक सिविलाइजेशन में काम किए हैं यहाँ इंडिया में आने से पहले, 1902 में आए थे, उसके पहले उनको बहुत आइडिया वहाँ का था। उन्होंने फिर इसको कंपेयर किया वहाँ के ट्विन सिटीज़ जैसे, ये भी ट्विन सिटीज़ है। उन्होंने जब डिस्कवरी अनाउंस किया, कई सारे इमेजेस उन्होंने पब्लिश किया। वेस्ट एशिया में उस समय एक्सकवेशन चल रहा था, जैसे इराक है, ईरान है, वहाँ का ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हड़प्पन जो सील है इन्होंने जो पब्लिश किया वो वेस्ट एशियन साइट्स में डेटेबल कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है। मतलब सेम सील, सेम टाइप ऑफ सील्स, सेम टाइप ऑफ सील्स वेस्ट एशियन साइट्स में, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के डेटेबल साइट्स में। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या मतलब? क्योंकि देखिए हम लोगों का जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो पढ़ा नहीं गया। हम लोगों को पता नहीं कि वो कौन से डेट के हैं जब डिस्कवरी हुआ था। हम लोगों को ये पता था कि अशोका का क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि अशोकन जो रॉक एडिक्ट है उसमें 5 वेस्ट एशियन किंग्स का नाम लेता है। अलेक्जेंड्री का, एंटियोक है, ग्रीक का, तो 5 जो वेस्ट एशियन या ग्रीक किंग्स का नाम लेते हैं उनका क्रोनोलॉजी हम लोगों को पता है। तो उन्होंने क्रॉस कोरिलेट करके अशोक का डेट निकाल दिया, 3rd सेंचुरी BC में पर्टिकुलरली वो डेट दे दिया। लेकिन उसके पहले कोई भी हम लोगों का डेटेबल कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं मिला, है ना। तो इसलिए हम लोगों को जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिस्कवरीज आया है, हम लोगों को पता नहीं था कि ये किस एज का है। तो लोग अंदाज लगा रहे थे मार्शल जो हैं 3000 BC, 3500 BC, है ना, ये सब अंदाज की बात है क्योंकि पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है। लेकिन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन में क्या है, 1830 के आसपास क्या है, दोनों स्क्रिप्ट जो है पढ़ लिया गया। इजिप्शियन का जो स्क्रिप्ट है उसको भी पढ़ लिया, ये शैम्फोलियन करके फ्रेंच है उन्होंने पढ़ लिया। वैसे ही मेसोपोटामियन क्या है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग बोलते हैं उसको, है ना, क्ले टैबलेट में लिखते थे। अच्छा, उसको भी उन्होंने पढ़ लिया। जब वो पढ़ लिया उनका पूरा हिस्ट्री मालूम हो गया, 3200 BC से लेके पूरा हिस्ट्री मालूम हो गया, कौन राजा कब था, कौन सा बिल्डिंग कब है, वो पूरा उन्होंने डेट लेयर बाय लेयर उन्होंने पता कर लिया। तो उस लेयर में हड़प्पन का सील मिल रहा है तो हम डायरेक्टली उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो डेट आ गया 3rd मिलेनियम BC। उन्होंने एक AH साइस करके हैं, उन्होंने सितंबर 27, एक हफ्ते बाद तुरंत उन्होंने छापा कि देखिए आप लोगों के पास जो मिल रहा है वो हम लोगों के यहाँ ये 3rd मिलेनियम BC में मिल रहा है। सूसा करके एक साइट है ईरान में, वहाँ उनको मिला। ये तुरंत हम लोगों का जो क्रोनोलॉजी जो है बुद्धिस्ट पीरियड से लेके 600 BC से लेके 2500 BC एकदम पहुंच गया। उसके बाद क्या, अक्टूबर 14, 1924 को और 2 आर्कियोलॉजिस्ट है वो छापते हैं सील्स, CJ स्मिथ और CJ सिडनी एंड गैड स्मिथ, ये दो लोग हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो सील्स हैं और भी साइट से मिल रहा है, अकेला वो नहीं है, सूसा से नहीं है। मतलब सील हमारी पहले तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिली तो हमें समझ में आया कि ये एक सिविलाइजेशन के पार्ट है। बिल्कुल। फिर हमें डेट कब के हैं ये समझने के लिए मेसोपोटामियन में जब मिली तब समझ में आया कि वहाँ पे मेंशन है और ये उस जमाने की है, तो वहाँ पे भी ये भी उसका कुछ रिलेशनशिप है। कुछ नहीं है, बहुत सारे रिलेशन, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे जी। उन्होंने 2 नए साइट्स के बात किया, ऊअर करके एक साइट है, वहाँ से भी डेटेबल कॉन्टेक्स्ट में मिला। तो इमीडिएटली हम लोगों को मालूम हुआ कि एक सिविलाइजेशन था, एडवांस सिविलाइजेशन, और जिसका कॉन्टैक्ट मेसोपोटामिया था, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। यहाँ से वो कुछ माल भेज रहे हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ आ रहा होगा, लेकिन उसका अभी एविडेंस नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों रीजन जो हैं कॉन्टैक्ट में थे। ठीक बात। तभी ये ट्रेड का जो एक सिंबल है, क्योंकि ये जो सील्स है ये ट्रेड कॉन्टेक्स्ट में यूज करते थे, करेक्ट, है ना, ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो वहाँ मिल रहा है। तो इमीडिएटली ये ट्रेड हो रहा था, कुछ ना कुछ ट्रेड हो रहा था। उस समय में इतना एविडेंस नहीं था वो, लेकिन धीरे धीरे अभी हम लोगों को इतना मालूम है कैसे वो हो रहा था, क्या क्या चीजें जा रहे थे, ये सब हम लोगों को अभी मालूम है। धीरे धीरे ये मतलब कि एविडेंसेस जितना आते जाता रहा तो हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर ये हुआ। तो धोलावीरा जो है एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइट अभी माना जाता है, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुका है जी। सो हम उसके साथ शुरू से इन्वॉल्व हो रहे थे और बिश जी के साथ हम बहुत काम किया है। तो 2004-05 तक उनके साथ काम किया, फिर वो रिटायर हो गए थे। सर एक सवाल पूछूं? जी सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कहानी है।
1972 में जो है यूनेस्को ने एक कन्वेंशन वो किया, पारित किया। उस कन्वेंशन में यह है कि हमने ऐसे कैटेगरी ऑफ मॉन्यूमेंट्स और साइट्स जो हैं डिक्लेयर करेंगे, वो कोई एक देश का या कोई रिलीजियस सेक्ट का या कोई भी रीजन का प्रॉपर्टी नहीं है या ओनरशिप नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड का है। अच्छा, विश्वदाय स्मारक या विश्वदाय है ना, पूरा एंटायर वर्ल्ड का है वो। कोई उसका क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड, नॉट फॉर अ सिंगल कंट्री और अ नेशन, राइट। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लेके आया 1972 में। तो 1972 में लेके आए तो धीरे धीरे स्टेट पार्टीज, जो इंडिविजुअल कंट्रीज है उसको स्टेट पार्टीज बोलते हैं, वो यूनेस्को को कोई भी रिकमेंडेशन या लेजिस्लेशन या कोई भी एक कन्वेंशन है उसको अप्रूव करना पड़ता है या एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके वो उसके अंडर कोई भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमें वहाँ पे अगर कुछ करना है तो भी हमें यूनेस्को से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, पर परमिशन नहीं, ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो हमने मान लिया जी आपका कन्वेंशन 1972 ठीक है हमारे लिए, ठीक है, कन्वेंशन मान लिया। फिर उसके तहत उन्होंने एक सेटअप किया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक, उसको WHC बोलते हैं। वो ओवरलुक करता है पूरा प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन प्रोसेस जो है अभी बहुत स्ट्रिक्ट बन चुका है, पहले उतना नहीं था। अभी क्या है कि एक टेंटेटिव लिस्ट बनाना पड़ता है, हर एक कंट्री को एक टेंटेटिव लिस्ट बना के रखना पड़ता है कि आगे उसी लिस्ट में से हम नॉमिनेशन बना के भेजेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इंडिया का करीब 45 या 50 मॉन्यूमेंट्स साइट्स ऑलरेडी टेंटेटिव लिस्ट में है। उसमें से क्या है कि एक कंट्री एक प्रॉपर्टी को एक साल में नॉमिनेट करेगा, उसके ऊपर नहीं। तो मतलब अगर हमारे पास 45 साल का ऑलरेडी लिस्ट है, ऑलरेडी है। अच्छा। क्यों पहले क्या होता था कि एक एक कंट्री 10 भेज रहा है एक साल में 15 भेज रहा है, वो भी हो रहा, एक्सेप्ट हो रहा था। लेकिन उन्हें 2004 या 5 से इन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिया कि नहीं नहीं नहीं, हर एक कंट्री एक मॉन्यूमेंट या साइट एक साल में करेगा। अच्छा, तो उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस है, एक पूरा उसका ऑपरेशनल मैनुअल्स है, गाइडलाइंस है, कैसे आपको नॉमिनेट करना है। उन्होंने उसको 10 क्राइटेरिया बनाया, 1 से 6 क्राइटेरिया जो है वो कल्चरल साइट्स, वो अलग कर दिया, कल्चरल साइट्स और नेचुरल साइट्स। ओके, जैसे वेस्टर्न घाट है इंडिया में, वो नेचुरल साइट है। अच्छा, तो धोलेवेरा कल्चरल साइट है, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है ना। तो क्राइटेरिया 1 to 6 जो है कल्चरल साइट्स के लिए, 7 to 10 जो है नेचुरल के लिए, वो मिक्स्ड के लिए भी है ना। साइट जो है कल्चरल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया में हम लोगों को एक नॉमिनेशन डोसियर बनाना होता है। ठीक बात। सबसे पहले नॉमिनेशन डोसियर बनाएंगे, वो हर एक साल जनवरी, ये ASI बनाते हैं इंडिया में। ASI कोई भी बना सकता है, बट ASI नोडल एजेंसी है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है इंडिया में, वो करना चाहता है, वो डोजियर बनाएगा, ASI को सबमिट करेगा, ASI फॉरवर्ड करेगा उसको। ठीक। तो हर एक साल जनवरी 30 को वो सबमिट करना पड़ता है। डेट फिक्स है? डेट फिक्स है। अच्छा, जनवरी 30, और कोई टाइम भी है, टाइम भी फिक्स है? टाइम भी फिक्स, उसके पहले जाना है। वो 5 बजे मतलब 5 बजे, उसके 1 मिनट भी नहीं ऑफिस बंद है उसके बाद। तो उसके बाद क्या है कि वहाँ उन्होंने आइकोमॉस को भेजते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, उनको भेजते हैं रिव्यू के लिए। आइकोमॉस कल्चरल साइट्स के लिए, IUCN करके नेचुरल साइट्स के लिए वो रिव्यू करते हैं, पूरा डोजियर को वो रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स को। फिर क्या है कि वो अपना डाउट्स वगैरह क्लैरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक, वो क्लैरिफाई करिए। फिर हम लोगों के पास आता है, देन वी गिव द रिप्लाई। ठीक है। देन आइकोमॉस का एक एक्सपर्ट जो है आएंगे वो इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक। आपने जो जो बताया है वो सही है कि नहीं, वो करके जाएंगे, फिर वो अपना रिपोर्ट देंगे। फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक डेस्क रिव्यू होता है, वो एलाबोरेट प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फरवरी तक आके आपको एक टेंटेटिव बताते हैं कि ओके हम टेकअप करने वाले नहीं है। हाँ, अच्छा, टेकअप करने वाले, यहाँ कुछ इसमें कमियां हैं वो बताते हैं। फिर अगर उसको क्लैरिफाई कर दिया, फिर जून जुलाई में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग होता है उसमें वो अनाउंस करते हैं। तो वैसे धोलेवेरा का हमने ही लिखा नॉमिनेशन डोजियर। ओके। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम किया था, फिर मैंने डोजियर भी लिखा, एक बड़ा सा टीम था। तो 2018 में हमको दिया था ये काम, हमने 2020 जनवरी में सबमिट किया,
और 21 में ये वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। आपको कोई वो भी नहीं आया कि कोई नहीं आया वो सब प्रोसेस, वो अच्छा सब प्रोसेस हुआ। हाँ, आईकॉमर्स के एक्सपर्ट आए थे, हाँ। हम भी नहीं साइट बट में गए थे। क्लैरिफिकेशंस के लिए आया था कुछ सब कुछ उनको सब लगा कि वो आपने सही नहीं लिखा है फिर उन्होंने सही भेजा नहीं लिखा, मतलब कुछ डाउट्स कमियां थे हैं, उनके डाउट्स हैं, वो हम्म, क्लैरिफाई करते हैं। पर एक ही साल के अंदर आपने उसको हाँ हाँ ठीक है सर। सर अब स्पेसिफिकली चलते हैं हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की तरफ कि क्या था उसका सिग्निफिकेंस जब आपने पहली बार इंटरेक्ट करा। आप कौन कौन सी साइट्स पे सर फिजिकली रहे जब आप गए, तो कौन कौन सी साइट्स पे आप थे सर? तो सबसे पहले तो हम धोलावीरा में ही रहे। ठीक है। 95 में हमारा ट्रेनिंग हुआ धोलावीरा था। कहाँ है सर? धोलावीरा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक गुजरात में। ठीक वहाँ रन ऑफ कच्छ नाम सुना होगा, जी एक जी बहुत बिल्कुल। बड़ा उस वाइट कलर की सैंड रहती है। मार्शी वेस्टलैंड है, बट हाँ इट्स अ नेचुरल फिनोमेना है। हाँ वहाँ एक आइलैंड है खडीर करके, ठीक उस आइलैंड में वेस्टर्न मोस्ट साइड में ये हाँ, धोलावीरा लोकेटेड है, ठीक है। दो नदी के बीच में। कितना बड़ा होगा सर ये? ये अंदाजन 100 हेक्टेयर का है। 100 ठीक। हेक्टेयर मतलब उस जमाने में बोल सकते ये मेट्रोपोलिस। उनका मेट्रोपॉलिटन हाँ, सिटी थी है। क्योंकि उस जमाने में क्या है कि हाँ 100 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर के ऊपर भी जो है हाँ बहुत लार्ज सिटी माना जाता है। ठीक तो ये 100 हेक्टेयर्स का था, है। और उसमें बहुत अच्छा प्लानिंग है उसमें, हाँ और स्टोन आर्किटेक्चर है उसमें, इसीलिए हम लोगों को पूरा ये एविडेंसेस मिला। अब आप धोलावीरा गए, अब आपकी टीम ने वहाँ काम करना शुरू नहीं, किया। मेरे टीम नहीं, मेरे बिशजी के अंडर मैंने काम अच्छा, किया, मैं स्टूडेंट था वहाँ। आप वहाँ पे स्टूडेंट थे, ठीक है। हाँ। तब आप गए और आपने अपनी टीम के साथ काम करना, मतलब आपकी बीएसडी की टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया। सर अब वहाँ पे क्या होता है, किस तरह की डिस्कवरीज आप लोग करते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोग को सुन के लगता है, देख के लगता है कि यार ये कैसे हो रहा था, वो सब बारे में सर थोड़ा बात करते हैं। बताइए सर अपनी जर्नी वहाँ की। जैसे धोलावीरा जो है हम पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पे ही सुनते आ रहे थे, क्योंकि ठीक। जब हम मद्रास यूनिवर्सिटी में थे, हमारा सीनियर्स भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वो लोग धोलावीरा में काम कर रहे थे, तो वो लोग जब बताते थे डिस्कवरी, सारे एक हड़प्पन साइट है, यहाँ गेट्स निकल रहे हैं, पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन वॉल से, हम बहुत एक्साइटेड होते थे। हाँ सील्स निकल रहे हैं और कई सारे हड़प्पन पॉटरी वगैरह निकल रहा है, तो हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता था। हम सोचते थे कि अरे कभी हम भी काम करेंगे तो बहुत लकी फील करेंगे। तो जब अपॉर्चुनिटी आया तो हम लोग पहुँचे। अभी भी याद है हमको, जनवरी के महीना था 95 में हम लोग पहुँचे। अपना पूरा जो टीम है, हम लोग का बैचमेट्स 15 लोग हैं, हमारा जूनियर बैच के 15 लोग, 30 लोग करीब ट्रेन से। 1995 की बात है हाँ, ये। 1995 के बाद ट्रेन से निकले हम दिल्ली सराय रोहिल्ला से। हाँ, वहाँ से सामखियाली हाँ, एक स्टेशन है, हाँ, वहाँ उतरे हम लोग। रात करीब 3-3:30 बजे होगा, हाँ, हैं, हाँ, ठंड एकदम। हाँ, फिर वहाँ वेट किए हम लोग करीब 5 बजे तक। वहाँ से उस ज़माने में जो है नियरेस्ट टाउन रापड़, अभी भी नियरेस्ट टाउन रापड़ है, हाँ। एक ही बस चलता था। सिर्फ एक हाँ, बस? एक बस, सवेरे एक, रात को एक, ऐसे ऐसे कुछ था। और कोई वहाँ का कनेक्टिविटी नहीं है। कोई अगर कोई बीमार भी पड़ जाएगा, रापड़ आना पड़ता, 95 किलोमीटर्स, बीच में कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम लोग पहुँचे। उस दिन हमको याद है कि करीब 1-2 बजे पहुँचे होंगे, और उस दिन वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे था, क्योंकि रण में पूरा पानी भरा हुआ था, क्योंकि उस समय बारिश अच्छा हुआ था। तो 0 डिग्री था, रात में 0 डिग्री, और दिन में जो है एकदम कोल्ड वेव चल रहा है। हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसे इलाके में इतना हाँ। क्लाइमेट की कंडीशन है। फिर हम लोग तंबू में रहते थे। तंबू में हम लोगों का पूरा कैंप अच्छा। वगैरह तंबू में इंतज़ाम किया हाँ। होता था। फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे से लेक्चर्स वगैरह बिश जी दिए थे। फिर तो पहले आप लोग को साइट पे जाने से पहले आप लोग का लेक्चर सीरीज चलता है? वो दिल्ली से शुरू हो गया। अच्छा, दिल्ली से शुरू हो जाता जब है। हम ज्वाइन किए दिल्ली से ही शुरू हो गया लेक्चर। हाँ। 1-1.5 महीने तो पूरा बिश जी ने समझा दिया था क्या है, कैसे हैं, क्या हाँ। फाइंडिंग्स है, हाँ, क्योंकि ये खुद हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सपर्ट है। हाँ, तो उन्होंने पूरा समझा दिया था। धोलावीरा के बारे में तो स्पेशल लेक्चर्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को पहले से ही पता था कि किस दिशा में कहाँ है, क्या है। एक्साइटेड थे आप लोग? एक्साइटेड थे, सब हाँ, पता था। हाँ, तो पहुंचने के बाद तो हम लोग अपने आप जाके देखते थे कि अरे ये है, अलग अलग जगह में क्या क्या उन्होंने डिस्कवरीज किया, वो सामने देखा। फिर हम लोग खुद एक्सकेवेशन करने का मौका मिला, क्योंकि हम ट्रेनी भी थे, हाँ। लेकिन खुद एक्सकेवेशन भी करते और थे। एक्सकेवेशन करने के लिए सर कुछ गाइडलाइंस होंगी जो पूरा का पूरा। क्या है सर वो गाइडलाइंस? एक्सकेवेशन का क्या है ना, कि ये भी एक तरीके से साइंस है, और वो डेवलप हुआ करीब 150 साल डेवलप हुआ वो। क्योंकि शुरू में क्या करते थे कि हाफिज़ात कहीं भी खोद लेते थे, कभी कहीं भी, है ना, किसी भी इंटेंसिटी से खोदते किसी थे। भी इंटेंसिटी, कोई उसमें रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होता था। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको इतना एक्सकेवेशन मेथोडोलॉजी नहीं आता था।
तो वो क्या करते थे, स्तूपास वगैरह सर्च करते थे, और स्तूपा जो है बुद्धिस्ट वो है, मतलब कि बुद्धिस्ट का जो रिलिक्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक एरेक्ट करते हैं, मड का जो ट्यूमुलस है वो स्तूपा बोलते हैं, उसके अंदर रिलिक्स रहता है। तो उनका मेन मकसद था कि रिलिक्स को ढूंढना। रिलिक्स क्या हो गया सर? रिलिक्स क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये बिलीफ है कि जब बुद्ध जो ही पास्ड अवे, उनका जो जलाया गया, उनका जो रिमेन्स था, जो भी है अस्थियां हैं, उसको 8 भाग में उन्होंने डिवाइड किया, फिर उसमें 8 स्तूपा बनाया, ठीक है ना। उस 8 स्तूपा का अंदर वो जो बचा हुआ था अस्थि में, हड्डी के टुकड़े हैं या दांत के टुकड़े हैं, जो भी है, उसको उन्होंने कम से कम 3 पात्र में जो है वो रखा है। एक स्टोन का होगा, एक सिल्वर का होगा, एक सोने का होगा, ऐसे उसको रिलिक बोलते हैं। मिले सर रिलिक्स? कई जगह में मिला है रिलिक्स, कई जगह में मिला। एकदम बुद्ध का तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई जगह में अलग अलग लोगों का रिलिक्स मिला है। तो उसको खोलने के बाद उसके अंदर बुद्ध का हिस्सा कुछ मिला? वही बुद्ध का एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन रिलिक्स मिला, कई जगह में रिलिक्स मिला। लिखा तो नहीं है ये उनका है, कुछ जगह में लिखा है। जैसे सांची में जो है कुछ डिसाइपल्स का रिलिक्स मिला है, उसमें नाम लिखा है, सारीपुत्र मोदगल्यायन, उनका नाम भी लिखा है। तो ये ढूंढते थे, उनका मेन मकसद था कि स्तूपा के अंदर रिलिक्स होगा। तो स्तूपा मिला उनको, एकदम बीच में उन्होंने खोदा, निकाल दिया। तो ये सिस्टमेटिक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसका साइंस जब डेवलप हुआ, धीरे धीरे इसका मेथोडोलॉजिकल जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इवन मार्शल के समय पे भी वो मेथोडोलॉजिकल नहीं था, तो वो भी लेवल पे खोदते थे। थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, लेकिन वो लेवल्स, उन्हें बोला कि 10 सेंटीमीटर खोदेंगे, 10 सेंटीमीटर ऐसे खोदेंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे 10-10 सेंटीमीटर करके खोदते हैं सर। हाँ, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी कहीं भी आप सड़क भी खोदते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे लेयर बाय लेयर, है ना। आप सड़क का जो सेक्शन देखेंगे, ऊपर एक तार का लेयर मिलेगा, फिर ग्रेवल का मिलेगा, एक लेयर बाय लेयर मिलेगा जी। इसको हम अलग अलग पीरियड का भी हम असाइन कर सकते हैं। सबसे नीचे जो है अर्लीस्ट, सबसे लेट जो है रीसेंट, है ना। पुराने ज़माने में भी ऐसे ही है, कोई भी जो साइट है वो धीरे धीरे हाइट उसका बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रीट में सारी चीज़ फेंकते हैं, कचरा गिरता है, लेवल करते हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रीट का लेवल बढ़ता है। अभी भी बढ़ रहा है स्ट्रीट का लेवल, ठीक है ना। फिर हम मकान का फ्लोर लेवल इंक्रीज करेंगे जी। सिमिलरली पुराना ज़माने में भी होता था। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या है, ये एक पूरा टीला बन जाता है, राइट। जब हम एस्केवेट करते हैं, जैसे डिपॉजिट हुआ था वैसे ही हम लोगों को एस्केवेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। आप कैसे पता चलेगा कि कैसे वो डिपॉजिट हुआ? तो धीरे धीरे हम लोगों को एस्केवेट करना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी करेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का काम जो है बहुत धीरे धीरे, 1 सेंटीमीटर एक बार में। अच्छा सर, मैंने कभी शहर को इस तरीके से सोचा ही नहीं कि शहर का लेवल इस तरह बढ़ता जाता है, क्योंकि हाँ सही बात है, आपके लोग फेंकते हैं, ऊपर लेवल बढ़ता है। 45 फुट, हड़प्पा का जो 60 फुट का हाइट है वो टीला, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी हर एक शहर में बढ़ रहा है, राइट। फ्लोर लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो जब आप सिस्टमेटिकली उसको रिवील करेंगे, एक एक लेयर को, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, उसको ड्राइंग बनाएंगे, इसको हम स्ट्रैटिग्राफिकल एक्सकेवेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिग्राफिकल, स्ट्राटा मतलब एक एक लेयर, ठीक है। जैसे वो डिपॉजिट हुआ वैसे ही निकालना, है ना। तो तब जाके हम पता कर सकते हैं कि ये किस पीरियड का है, ये पहले का है, बाद का है। अगर मान लीजिए पूरा 10 सेंटीमीटर खोद दिया, 2-3 लेयर मिक्स हो गया, खत्म काम, है ना। अगर मान लीजिए वो पहला एक डेट है, बाद का एक डेट है, सब मिल गया, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों का काम बहुत धीरे धीरे, ये इंडियन सिस्टम में आया करीब 1945 में। सर, एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्राउंड पे जब होता है, अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ तो मतलब वो एक तो काम वैसे ही टफ है, धूप में, अलग अलग मौसम में आपको लगातार खोदते रहना है, और खोदना आपको इस प्रिसीजन के साथ है कि आप 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 10 तो ज्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक समय पे, उससे भी कम खोदना पड़ता है, या सिर्फ स्क्रैपिंग करना। अगर मान लीजिए पुराना जमाने में मिट्टी का फ्लोर था, कोई मकान है, मकान के अंदर मिट्टी का लेप लगाते थे, मार्बल और नहीं था, मोज़ेक तो नहीं था ना। तो जब मिट्टी का फ्लोर लगाएंगे, वो कितना पतला होता होगा, बहुत ही पतला। वो 1 सेंटीमीटर में तो 10 फ्लोर आ जाएगा, है ना। तो उस समय पे हम लोगों को अंदाजन हो जाता था, मतलब कि अब फ्लोर आने वाला है,
वो एक्सपीरियंस में फिर हम लोग क्या है, सब चाकू होता है, चाकू से हम लोग स्क्रैप करते हैं धीरे सिर्फ धीरे। एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट चाकू से ही स्क्रैप करता चाकू से स्क्रैप करेंगे, फ्लोर आने वाला है। है? हाँ। तो फ्लोर में तो आप लोगों को हमको कई सारे एविडेंसेस मिल सकता है, उस समय का फ्लोर था, उस समय का जो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है। हमको याद है धोलावीरा में हम एस्केवेट कर रहे थे मकान के अंदर, तो स्क्रैप करते करते एक सील आ गया। और ये सर मैं जस्ट एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो वो सील वाली साइट आपने जब स्क्रैप करनी शुरू करी, कितने समय में वो सील आई सर लगभग? फ्लोर आने का अंदाजन था तो कम से कम 10-15 दिन लगा कि वो सील आने में, इतना अच्छा। धीरे धीरे हम साफ कर रहे थे। हाँ। अगर वो साफ नहीं किए होते तो उतना क्लियरली हम एस्केवेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस। रिकॉर्डिंग इतना ज़्यादा होना चाहिए सो दैट आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एस्केवेशन एक बार हमने कर दिया फिर वापस तो उसको नहीं रख सकते हैं। इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके, अभी तो बहुत टूल्स आ गए हैं, लेकिन उस समय जो भी टूल्स अवेलेबल था उसके थ्रू धीरे धीरे इसको डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी, ड्राइंग, ये सब करके हम उसको ये करते हैं। और धोलावीरा में पर्टिकुलरली मैं ऐसे जगह पे मेरे को रखा गया था, उसको बेली कहते हैं। बेली मतलब एक कैसल है जहाँ मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते होंगे और उनका जो मदद करते होंगे, उनका एक एनक्लोजर था। ठीक है। वहाँ एक मकान के अंदर मैंने एक्सकेवेट किया। वहाँ 2 सील मिला और कई सारे सिरामिक्स जो हैं, हड़प्पन सिरामिक्स या मिट्टी के बर्तन समझ जो गया है। सर मैं, ये सिरेमिक ही हुआ ना? हाँ, मिट्टी के बर्तन जो हैं उस जमाने का एकदम अलग ही रहता था। अच्छा। हड़प्पन काल का जो मिट्टी के बर्तन जो है आपको बुद्धिस्ट पीरियड में नहीं मिलेगा या मौर्यन पीरियड में नहीं मिलेगा, टोटली डिफरेंट। तो उसी के बेसिस में भी हम डेट कर सकते हैं। सर शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था या उसके ऊपर की जो एम्ब्रॉयडरी थी, सब कुछ? शेप, उसका डिज़ाइन, उसके ऊपर का जो पेंटिंग वो है, क्योंकि वो लाल रंग का सरफेस होता है, उसके ऊपर काले रंग का जो पेंटिंग्स होते हैं, उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहता है कम्प्लीटली। वो बाद में ऐसे मिलते ही नहीं सर है। इनके शेप्स को स्टडी करके और इनके पैटर्न्स को स्टडी करके भी हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, वो किस लिए यूज करते थे तो कुछ एक बता सकते हैं सर आप? कोई एक जैसे हड़प्पन में एक एनिग्मेटिक बोलते हैं हम लोग, है ना, उसका फंक्शन क्या था पता नहीं है। परफोरेटेड जार। हाँ, ये एक ऐसे टॉल जार है, पूरा बॉडी में छेद है। अच्छा। हाँ, और नीचे भी छेद है। हाँ। इसका क्या फंक्शन है ये आज तक क्रैक नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि 2 जगह में बरियल में मिला ये, ठीक है ना। एक कालीबंगा करके एक साइट है राजस्थान में, एक हड़प्पा। दोनों जगह में ये जो परफोरेटेड जार है, ये दूसरा कोई बड़ा वाला बर्तन के अंदर रखा हुआ मिला। इसका मतलब जो है, इसको अलग से इस्तेमाल नहीं करते थे, किसी बर्तन के अंदर डाला जाता है, इसमें से सामान डाला जाता होगा और इसमें से चीजें शायद निकलती होंगी, शायद निकलती। कोई थ्योरी है सर इसके अराउंड? थियरी तो बहुत है इसमें कई सारे जो हैं बियर बनाने के लिए भी यूज किया करके बोलते हैं। अच्छा। बट अल्टीमेटली ये फंक्शन पता नहीं है। अभी धीरे धीरे क्या है कि साइंटिफिक टेक्निक्स बढ़ रहे हैं। अभी है लिपिड एनालिसिस बोलते हैं। लिपिड्स मतलब कई सारे जो हैं हमने पुराने ज़माने में यूज़ किया, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, ऑयल प्रोडक्ट्स यूज़ किया है। वो क्या है कि धीरे धीरे वो सिरेमिक सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, उसमें प्रिजर्व रहता है। उसको स्क्रैप करके एनालिसिस करेंगे तो उसको लिपिड एनालिसिस, रेसिड्यू एनालिसिस करके बोलते हैं। अभी IIT गांधीनगर में भी इतने साल तक ये चीजें रेसिड्यू रह जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एकदम मिनरल स्ट्रक्चर में जाके वो प्रिजर्व रहता है। अभी IIT गांधीनगर में एक स्टूडेंट है, उसका PhD टॉपिक ही यही है, तो वो रिसर्च कर रही है, वो परफेक्टेड जार का वो एनालिसिस कर रही है। उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है कि कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। तो ये एक एनिग्मेटिक है। ऐसे कई सारे एनिग्मेटिक हैं, हम लोग को कई सारी चीज पता सर नहीं ये है। क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक और आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपको कोई जहन में आता हो? और हड़प्पन सिरेमिक्स का और एक इम्पोर्टेंट शेप है ब्लैक स्लिप जार। ब्लैक स्लिप जार, वो क्या हुआ? क्योंकि ब्लैक स्लिप एक्सटीरियर सरफेस में काले रंग का एक उन्होंने लगा दिया, अंदर भी काले रंग का लगा दिया। और वो जो है कि कम से कम 1 मीटर का हाइट से लेके 1.5 मीटर हाइट तक होता है। एक जार 1.5 मीटर के? हाँ, 1.5 मीटर। और नीचे जो है एक पॉइंटेड ऐसे है ना, कोनिकल। अच्छा। हाँ, और ऊपर जो है जाके ऐसे बहुत बड़ा एक ऊपर होता था, नीचे जाके ऐसे वो पॉइंटेड आता था, ठीक है। तो वो पॉइंटेड क्यों है? वो जहाज में नीचे जो है स्लॉट्स बना होगा उसमें फंसा के फिर सीरीज ऑफ ऐसे जार्स रख के उसको बांध देते हैं
और उसमें लिक्विड कैरी करते हैं। नहीं, लिक्विड नहीं अकेला, तो मेरा दूसरा थियरी है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कंटेनर, मॉडर्न डेज कंटेनर। मॉडर्न डे का कंटेनर कैसे रहा, हाँ, है ना, बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, करेक्ट, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, हाँ, उसमें आप कई सारे चीज रख सकते हो, उसके अंदर भी पैक करके हाँ, रख दीजिए। ये उस जमाने का कंटेनर हाँ, है ना। हाँ, तो ऐसे कई सारे कंटेनर आप जहाज में रख के यहाँ से हाँ, मेसोपोटामिया में भेज रहे हैं। ये इतना बड़ा कंटेनर, ऊपर जो माउथ है, माउथ को लेदर या क्लॉथ बैग से हाँ, बांध दिया, उसके ऊपर एक रस्सी बांध दिया, हाँ, क्ले लगाया, उसके ऊपर स्टैम्प सील लगा दिया। और ट्रेड, ये किसका था हाँ, वो मालूम हो जाता था। हाँ, और यहाँ से गुजरात से कोई भेज रहा है, मोहनजोदड़ो से भेज रहा है, हाँ, मेरा एजेंट बैठा हुआ है मेसोपोटामिया में, हाँ, है ना, वही खोल सकता है। हाँ, तो वहाँ वो खोल के देखेगा, वेरीफाई करेगा चाहे चीज़ भेजा है कि नहीं भेजा है। हाँ, तो ये कंटेनर थे। ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, ओमान में मिल रहा है, इसका टुकड़े मिल ये रहा है, धोलावीरा में मिला था आपको? धोलेरा में भी मिला, अच्छा, और ओमान में भी मिला? ओमान में भी मिल रहा है, मोहनजोदड़ो में मिला, हड़प्पा में मिला है। हाँ, तो कई जगह में जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स है वहाँ मिलता है। हाँ, तो ओमान में जो मिला है हाँ। उसमें भी ऐसे ब्लैक अच्छा, स्लिप्ड ये है। कंटेनर आपको जहाँ वहीं मिलेगा जहाँ ट्रेड सेंटर थे, वहाँ ही मिलता था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स होंगे ना, क्योंकि हाँ, हर एक छोटे 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 जो टाउनशिप है वो तो हाँ, ट्रेड नहीं करेगा। करेक्ट, गुजरात में मान हाँ, सकते हैं कि धोलेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कि वो प्रोविंशियल कैपिटल टाइप का रहा होगा, हाँ, तो सब जगह से माल आता होगा, वहां से चेक करके बेचते होंगे, हाँ, राइट। तो जब वहां पहुंचता है, हाँ, वहां उसको ओपन करके देखते हैं। और हाँ, ओमान में जो मिला उसमें ये एक टुकड़ा मिला, मतलब हाँ। पूरा तो नहीं मिला, एक टुकड़े में 5 हड़प्पन साइंस का इंस्क्रिप्शन भी मिला। अच्छा, 5 साइन मिले? हाँ, हाँ, तो क्लियर कट है, देखिए हाँ, हड़प्पन है। हाँ, फिर सोफी मेरी करके एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है, हाँ, उन्होंने इसका केमिकल एनालिसिस किया, हाँ, ठीक है। तो अभी टेक्निक्स बहुत बढ़ गए हैं, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, उसके जो सिरामिक्स है उसको तोड़ के उसका केमिकल कंपोजिशन बता सकते हैं। क्ले, हाँ। कहाँ का क्ले, तो उन्होंने ये लगाया कि ये सिंध का क्ले है। अच्छा, इसका मतलब है सिंध से ये बनाया गया, गया है। हाँ, वहां से वो ओमान गया। ये हाँ, बहुत बड़ा एक हाँ, एविडेंस है। हाँ, देखिए ट्रेड तो हमको आइडिया है, लेकिन हाँ, कैसे कैसे ट्रेड हुआ था, हाँ। है ना। ये ऐसे एक कंटेनर है, किस किस के राइट। साथ ट्रेड हुआ, कैसे कैसे ट्रेड हुआ, बिल्कुल ये सब बिल्कुल, बातें। धीरे 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 वो निकलते आ रहे हैं। अभी तो बहुत साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, उसके थ्रू हम लोगों को बहुत नॉलेज मिल रहा सर मैंने ना, हमने किताबों में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता था सर ये इतना एक्साइटिंग प्रोफेशन है। ये तो मतलब दिमाग के चक्षु खोल देने वाला प्रोफेशन है सर। इसमें तो बहुत मज़ा आता होगा सर। है। बहुत मतलब एक्साइटमेंट होता है, मतलब कि हाँ, जब एक्सकेवेशन में आप रहते हैं, हाँ, मालूम नहीं है कि अगला क्या होने वाला हाँ, है ना। हाँ, हर एक डिग जो है एक्साइटमेंट है, हाँ। क्या निकलने वाला है। और अब तो सर कुछ निकलता होगा तो इमीडिएटली ऑनलाइन चला जाता होगा, और इमीडिएटली सारी जगह पे जहाँ काम चल रहा होगा फटाफट पता पड़ जाता होगा कि ये हमारे यहाँ भी है, ये हमारे यहाँ भी। तो अब तो, पहले तो समय लग जाता रहा होगा। पहले बहुत समय लगता था, अभी क्या है कि शेयर इमीडिएटली हो सकता है। अभी हाँ, जो है, जैसे मान लीजिए कि कई सारे चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं होता हाँ, है ना, क्योंकि आप एक रीजन में सीमित हैं, है ना। हाँ, आपको पता नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, या मकरान में क्या हो रहा है। हाँ, तो हम लोगों को ऐसे कुछ फाइंडिंग्स आते हैं, तो हम अलग अलग स्कॉलर्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो बताते हैं अच्छा ये हो सकता है। तो एक डाटा शेयरिंग जो है हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, तो नए नए डिस्कवरीज भी पॉसिबल है। सर ये तो हमने बात की आर्टिफैक्ट्स के बारे में या सेरेमिक्स के बारे में जो उस ज़माने में थे। सर शहर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लगभग कितने शहर होंगे सर? बड़े बड़े कितने शहर होंगे आपके बड़े बड़े जो है 6 शहर होंगे। 6 शहर होंगे। एक धोलावीरा है इंडिया में, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, यहाँ से बहुत नज़दीक है दिल्ली से। हम्म, और हड़प्पा, हम्म, मोहनजोदड़ो, हम्म, देन गनवेरी वाला वर्क करके चोलिस्तान डेसर्ट में है, ठीक। अभी वो एक्सकेवेशन नहीं हुआ है। हाँ, और एक साइट रिसेंटली पता चला, ये है लखनजोदड़ो। लखनजोदाड़ो। हाँ, वो जो है मोहनजोदड़ो से बहुत नज़दीक है। हाँ, मॉडर्न सक्खर है पाकिस्तान में, हाँ, सक्कर का जो सिटी है बहुत बड़ा सिटी है। हाँ, उन्होंने जब सिटी एक्सपेंशन किया, कॉलोनी वगैरह बनाने लगे, तो उनको पूरा मिलने लगा, नया शहर ही मिला। मतलब पूरा साइट का रिमेन्स मिला। हाँ, और उसको जो कंपेयर किया, हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के बराबर होगा। तो हम 6 शहर के बारे में हम बोल सकते हैं कि बराबर बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा शहर रहा होगा। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। क्योंकि मोहनजोदड़ो क्या हुआ कि एक ज़माने में इंडस रिवर जो है मोहनजोदड़ो की राइट में बहती थी, हाँ, राइट हैंड साइड में। हाँ, उसके बाद क्या, अभी जो है, अभी राइट में बहती है, पहले लेफ्ट में बहती थी।
तो बाद में शिफ्ट हो गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि वो कई सारे जो ईस्टर्न हिस्सा है मोहनजोदड़ो का पूरा वो सिल्ट के नीचे आ गया। तो 1980s में माइकल यानसन करके एक जर्मन आर्किटेक्ट ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया मोहनजोदड़ो के शहर का। तो उन्हें 1 किलोमीटर दूर अभी जो रिमेन्स 1 किलोमीटर दूर ईस्टर्न साइड में भी उनको कुछ स्ट्रक्चर्स मिले 2-3 मीटर की सिल्ट के नीचे। इसका मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। उसको 250 हेक्टेयर का मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम वो 400 हेक्टेयर का साइट होगा। वो सबसे लार्जेस्ट वो होगा। देन हरप्पा, देन लखनजोदड़ो हो सकता है, देन राखीगढ़ी, गनवेरी वाला, फिर धोलावीरा। आपने फिजिकली इसमें धोलावीरा पे काम किया। राखीगढ़ी देखा हूँ मैंने, अच्छा, जाके देखा है, लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन धोलावीरा में मैंने काम किया, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ धोलावीरा में। ठीक है। अभी भी धोलावीरा का आसपास हमने एक्सप्लोरेशन जब किया है। धोलावीरा में हड़प्पन्स आने से 1500 साल पहले से ही वहाँ लोग रहते थे, उसका हम लोगों को एविडेंस मिला। अच्छा, ये सिविलाइजेशन जब तक वहाँ पहुंची थी उसके पहले लोग तो वहाँ थे? हाँ, लोग तो वहाँ थे। उसका क्या एविडेंस मिला सर? उसका एविडेंस हम लोग बोलते हैं शेल मिडन। हाँ, शेल मिडन मतलब उस जमाने में खेती तो नहीं करते थे हम लोग। ह्यूमन स्टेजेस को है ना कई सारे इसमें हम बांटते हैं उसको, है ना जी। एक प्री हिस्ट्री जी, प्री हिस्ट्री में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, वो सेटल्ड ह्यूमन लाइफ नहीं था, वो एग्रीकल्चर नहीं था, तो इसलिए उसको हंटर गैदरर बोलते हैं। हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग ऑफ फूड भी करते थे, वो प्री हिस्टोरिक स्टेज है। तो 12,000 साल पहले कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे था, ये सेटल होने लगे, पर्टिकुलरली रिवर्स के किनारे। उन्होंने देखा कि एक्सीडेंटली देखा कि अपने आप साल में कोई पर्टिकुलर सीजन में बीज गिर रहे हैं, फिर वो उग रहे हैं, फिर वो 3-4 महीने के बाद फिर उसमें से नया बीज आ रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, 1000 साल किया होगा या 1500 साल किया होगा। 1500 साल ऑब्जर्व किया, बताइए। एक्चुअली उनको पता ही नहीं था ना, वो हंटर गैदरर में थे लाखों साल तक, है ना जी। तो फिर उसको गैदर किया होगा, फिर उसको देखा कि अंदर कुछ निकल रहा है, तो उसको पाउंड करके खाए होंगे, कैसे भी खाए होंगे, धीरे धीरे उसको भी देखिए, उसके भी टाइम लगा होगा। ऐसे नहीं कि सीधा जाके किसी ने रोटी बनाया होगा या ब्रेड बनाया होगा, उसके भी टाइम लगाया होगा। तो व्हीट एंड बार्ली जो है पूरे वर्ल्ड में उस समय पे 12,000 साल 11,000 साल पहले से लेके जो है ऐसे कंडीशन में डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर रहे लोग। सर, क्या ये बात मानी जाती है कि सबसे पहले ग्रेन्स जो है वो व्हीट और बार्ली है? व्हीट एंड बार्ली, ये मान ली गई, ये बात मान ली नहीं, एविडेंस सच है। अच्छा, सच है। अच्छा। ये मेसोपोटामिया में है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 8,000 साल पहले से हम लोगों को ऐसे मिल रहा है जी। तो ये एक स्टेज है, धीरे धीरे जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। लेकिन हर एक जगह में वो एडवांस नहीं है। जैसे आजकल क्या है, हम लोग थोड़ा एडवांस्ड मानते हैं। एडवांस मतलब हम लोग अलग अलग टेक्निक ये करके आगे अंडमान में अभी भी हैं ट्राइब्स जो हैं, कुछ आइलैंड्स में जो है आप जा भी नहीं सकते हैं, वो अभी भी उस स्टेज में है, उनको पता भी नहीं है ये सब, वो हंटर गैदर स्टेज में ही है। सेम जो है इंडस रीजन में है, कुछ लोग जो हैं सेटल्ड हो गए, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जानवर को भी डोमेस्टिकेट कर लिया, शीप गोट और कैटल को। लेकिन कच्छ और कराची कोस्ट में जो है कुछ कम्युनिटीज जो हैं सिर्फ शेल्स, जो मरीन शेल्स है उसको हार्वेस्ट करते थे, उसको जला के अंदर का मांस खाते थे। लार्ज नंबर चाहिए, क्योंकि एक छोटे से शेल में कितना आएगा, तो 1,000-2,000 कलेक्ट करते होंगे, खाते होंगे, उसको फेंक दिया। जब लगातार उसको फेंकते हैं वो एक जगह में वो मिलता है। हम लोगों को ऐसे जाके देखते हैं कुछ इलाके में ऐसे मिलता है, उसको हम शेल मिडन बोलते हैं, है ना, फेंका हुआ शेल, वो लेयर बाय लेयर वो डिपॉजिट होता है। ऐसे ही एक जगह मिला हम लोगों को धोलावीरा के पास, उसको हम लोग ने डेट किया, वो करीब 6,800 साल पहले का निकला। डेटिंग कार्बन 14 शेल को हम कार्बन 14 डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन है। तो वहाँ नीचे भी किया, ऊपर भी किया। नीचे वाला लेवल जो है 6,800, ऊपर का 6,300, कम से कम 400-500 साल या 600 साल वहाँ फेंकते रहे, खा फेंकते रहे। इवन हड़प्पन पीरियड में भी ये चलता रहा। ये एक पर्टिकुलर एक शेल वेराइटी है, उसको टेरिब्रालिया पैलेस्ट्रिस बोलते हैं, वो हड़प्पन पीरियड में भी खाते थे, वो धोलावीरा में भी खाते थे, उसका भी एविडेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि हड़प्पन्स आने से पहले या हड़प्पन्स के आने से पहले भी कुछ लोग आते थे, उनसे भी पहले 1,500 साल पहले वहाँ लोग रहते थे। और ताजुब की बात है, ऐसे एविडेंस कराची के पास भी मिल रहा है ना। इटालियन एक आर्कियोलॉजिस्ट है पालो बियागी, उन्होंने तो 20 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कई सारे साइट्स मिला, कराची कोस्ट में मिला, ओमान में मिला,
हाँ, वो सारे एक ही बराबर का है हाँ, डेट। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, सेटल्ड ह्यूमन लाइफ के पहले भी लोग ऐसे कम्युनिटीज थे, हाँ, जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वहाँ जो खाना मिलता था हाँ। वो खाते थे। वो हम लोगों को एविडेंस मिला, ये रिमार्केबल डिस्कवरी, इसके ऊपर मैं लगातार काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये आपका काम चल रहा है इसके हाँ, ऊपर? अभी हम लोग को 5 साइट मिला धोलावीरा का पास, हाँ, और अभी 3-4 साइट के बारे में पता चला है, हाँ, अभी जाके उसको वेरीफाई करना है। ठीक। हम ये मान रहे हैं कि पूरा कच्छ के नॉर्दर्न कोस्ट में हाँ, ऐसे साइट्स रहेंगे, तो इसके बारे में और इसको हम रिसर्च करेंगे। तो एंडलेस है रिसर्च जो है ना, एक एंडलेस है। तो ये एक अलग अलग स्टेजेस हम लोगों को क्या है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 8000 BC से शुरू करके हमको मेहरगढ़ करके एक साइट है, पाकिस्तान में अभी है, वहाँ हम लोगों को सेटल्ड ह्यूमन लाइफ का एविडेंस मिल रहा है। वो लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं, वीट बार्ली वो कर रहे हैं, देन शीप गोट और कैटल सबका एविडेंस है। तो क्या है कि सबसे पहले वो जब सेटल होते हैं, उनका जो मेन मकसद क्या है कि अपना फूड प्रोडक्शन जो है वो करें, इंश्योर करेंगे, है ना, क्योंकि हंटर गैदरिंग तो छोड़ दिया या धीरे धीरे कम हो रहा है, तो साल भर खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये इसके थ्रू इन्होंने पूरा सेल्फ रिलायंस उनका हो गया। जब सेल्फ रिलायंस हो गया, साल में 3-4 महीने मेहनत कर रहे हैं, बाकी 8 महीने खाली हैं जी। क्या करेंगे? कई सारे एक्टिविटीज है, क्राफ्ट एक्टिविटीज है, कोई मेटल बना रहा है, कोई सिरेमिक बना रहा है, कोई जेवर बना रहा है। तो धीरे धीरे क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है। तो पहले के आदमी को सर, क्योंकि रोज मार के रोज खाना है, तो उसका समय की कमी है, तो वो ये सब काम नहीं कर रहा है। करे और मूव करता था एक जगह से, एक जगह में नहीं रहता था वो। हो सकता है कि 1 महीने के लिए रहता होगा, क्योंकि सीजन में आप नोटिस किया होंगे कुछ पर्टिकुलर सीजन में जानवर भी माइग्रेट करते हैं, एक जगह में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वहां रह सकते हैं, उसके बाद वो निकल जाता होगा। लेकिन यहाँ तो आप रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फसल को देखभाल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, जानवर खा जाएंगे, इसलिए रहना ही है। तो धीरे धीरे वो उस कंडीशन में वो अकस्टम हो गया। और फिर आपको समय मिल रहा है, तो अब आप आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, ये सब। बिल्कुल। तो हम लोगों को पहले भी एविडेंस मिलता है। देखिए, वो ह्यूमन आर्टिस्टिक दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, वो क्या सोचते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स तो 40,000 साल पहले भी बना रहे हैं, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी है। लेकिन अभी क्या है कि उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं वो लोग, उसका एविडेंस है ना। और लोकली जो अवेलेबल नहीं है मटेरियल्स, दूर दूर से लेके आ रहे हैं, मंगवा रहे हैं मटेरियल्स। जैसे मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान में है, लैपिस लाजुली करके एक ब्लूइश कलर का स्टोन है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में मिलता है, वहां से 1,500 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं। टर्कवाइस करके एक पत्थर है, सेंट्रल एशिया से उसमें जेवर बना रहे हैं। और वो जो शेल है, मैंने जो बता रहा था ना, कराची और पाकिस्तान कोस्ट, वहां से एक पर्टिकुलर शेल है, 600 किलोमीटर दूर से वो मेहरगढ़ में मंगा रहे हैं। कुछ शेल जो है ओमान से मंगा रहे हैं 2,500 किलोमीटर। तो क्या कनेक्टिविटी रहा होगा उस पीरियड में, है ना, उनका कैसे कांटेक्ट रहा होगा। तो अगर लोकली कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, 600 किलोमीटर से आ रहा है, 1500 किलोमीटर, उसका वैल्यू आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा ना। वो कौन अफोर्ड कर सकता है? कॉमन मैन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसका मतलब सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू हो गया, क्लासेस आ गया, कोई एलीट है ना, कोई मिडिल लेवल का होगा, कोई लोअर लेवल का होगा। जो एलीट है वही अफोर्ड कर रहा है, वही क्लैन लीडर होगा या ग्रुप लीडर होगा, क्योंकि उस समय तो कोई चीफ्टेन या किंगशिप नहीं रहा होगा अर्ली सोसाइटी से। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजीज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज भी क्या है, कुछ एलीट के लिए टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, है ना। जैसे कि सर, जैसे कि अगेट कार्निलियन करके एक पत्थर है ना, ये सिलिशियस पत्थर है, ये बसाल्ट से निकलता है, उसमें वो माला वगैरह बना रहे हैं। अगर वो माला बनाने के लिए उसको छेद करना पड़ेगा ना, धागा बांधने के लिए, तो छेद करने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। बहुत हार्ड है वो पत्थर। 7 मोस्ट जियोलॉजी का एक स्केल है हार्डनेस नापने के लिए, 1 से 10 जो है डायमंड, एक जो है सोपस्टोन, ये 7 में पड़ता है। तो अंदाज लगा लीजिए कितना हार्ड होगा। इसको परफेक्ट करने के लिए आपको 7 का हार्डनेस वाला पत्थर चाहिए या 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। उस ज़माने में ना कोरंडम पता था, ना टोपास का पता था, वो ज़्यादा हार्डनेस है। तो ये लोग क्या कोशिश करते थे, उसी पत्थर के मटेरियल से ड्रिल करते थे। अच्छा। और ये टेक्नोलॉजी भी क्या है, किसी चंद व्यक्ति को मालूम होगा ना। तो अगेन ये एलीट के लिए बनता था।
तो ये सारे एविडेंसेस हम मेहरगढ़ से हम लोगों को शुरू से मिलने लगते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे क्या है कि वो कॉपर आ रहा है। हाँ, कॉपर पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था कॉपर। हाँ, फिर कॉपर मेटलर्जी जब आना शुरू हो रहा है तो कॉपर आने की वजह से पहले स्टोन टूल्स बनाते थे, ठीक, पत्थर से ही वो सारे टूल्स बना रहे हैं, उसी से उन लोग आरी भी बना रहे हैं, नाइफ भी बना रहे हैं। अब वो सारा छोड़ के अभी कॉपर की तरफ जा रहा है, तो कॉपर एज आना शुरू हो गया करीब 7,000 साल पहले। वो आने के बाद फायर को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि कॉपर को कैसे आप गलाएंगे ना, कॉपर ओर, कॉपर ओर, उसके लिए आपका एक फर्नेस बनाना है, फर्नेस के अंदर कंट्रोल करेंगे तब जाके वो टेम्परेचर रीच करेगा 950,000 डिग्रीज। तो इसलिए स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए ना, उसके लिए भी एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा उन लोगों ने। धीरे धीरे उसको मास्टर किया, देन कॉपर एज आया, देन उसके बाद अलॉइंग करना उन्होंने शुरू किया। कॉपर क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल है, उन्होंने देखा होगा अरे किसी काम का नहीं है है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, वेपन्स तो नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने आर्सेनिक मिलाया होगा और टिन मिलाया होगा, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड हुआ, तो उन्होंने जाके कई सारे वेपन्स भी उन्होंने बनाया। तो हम देख रहे हैं कि ये एक साइट है मेहरगढ़, हो सकता है कि और भी साइट्स होंगे, जैसे बलूचिस्तान में एक और साइट है किले गुल मोहम्मद, वहाँ भी ऐसे एविडेंसेस मिल रहा है। तो वहां से जब शुरू हुआ धीरे धीरे फैल रहा टेक्नोलॉजी। देखते देखते क्या है कि बलूचिस्तान में कई सारे साइट्स का एविडेंस मिल रहा है, सिंध में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल कल्चर्स, रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स। सब कॉपर टेक्नोलॉजी उनके पास है, और वो क्या है कि रॉ मटेरियल सोर्सेस के नजदीक है। जैसे गुजरात में एक साइट है अनारता कल्चर, है ना, वो कॉपर टेक्नोलॉजी के साथ है, हड़प्पन्स के पहले। वो कहाँ रहते हैं, वो सारे अगेट कार्निलियन है, लाइमस्टोन है, कॉपर है, इनके सोर्सेस के साथ है। नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो है वो स्टेटाइट है, और कुछ चर्ट हैं, फिर लेड है उनके सोर्सेस के। तो आप देखेंगे हड़प्पन का एक मैप देखेंगे, इंडस प्लेन्स है, वहाँ कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है, और सारे चीज़ें जो है सराउंडिंग हिल्स में है। वेस्टर्न साइड में सुलेमान रेंज से लेंगे, किरतार रेंज से लेके वहाँ बलूचिस्तान तक है। नॉर्दर्न में हिमालयास है, फिर यहाँ आएंगे आरावली से शुरू करके नीचे तक है, बीच में पूरा खाली है। तो सारे रॉ मटेरियल आपको चारों तरफ फैला हुआ है और बहुत दूर दूर तक है। कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो इन्होंने क्या किया होगा कि हम क्यों नहीं एक साथ हम जुड़ जाते, सिविलाइजेशन बन के। हाँ, तब जाके 2600 BC में हम ऐसे देखते हैं कि एक यूनिफिकेशन टाइप का हो रहा है। इसके लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं यूनिफिकेशन कुछ के तुम लिए। निकालो, कुछ हम निकाले, मिलके आगे बढ़े। मिलके तो हम देखते हैं कि गुजरात का मटेरियल हड़प्पा जा रहा है, हड़प्पा का नॉर्थ का मटेरियल धोलावीरा में आ रहा है। ये इसीलिए संभव था, नहीं तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यूनिफिकेशन इसीलिए है जी, ट्रेड वन ऑफ द रीजंस जी, है ना। हो सकता है कि उनका आइडियोलॉजी एक ही रहा होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ हड़प्पन सिरामिक्स में जो मोटिफ है बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे पीपल लीफ है, पीपल का जो पत्ता है ना, उसका एक टिपिकल फॉर्म है जी। हम देख रहे हैं कि उसका बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो दिखा रहे हैं उसमें, सिरामिक्स के ऊपर बता रहे हैं। और कुछ मोटिव्स ऐसे हैं कि वो डेकोरेशन के लिए, कि आदमी के सिर के ऊपर है ना एक बफलो हॉर्न है ना, उसका हेड गियर पहनते थे, वो कई इलाके में मिल रहा है एक ही टाइप का। तो इसका मतलब पहले से ही जो है कुछ कॉमनैलिटी था। हो सकता है वो आइडियोलॉजिकल कॉमनैलिटी रहा होगा। तो कई सारे रीजंस की वजह से इन्होंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। हो सकता है कि उसी समय पे मेसोपोटामिया से डिमांड आने लगता होगा कुछ मटेरियल्स के लिए, तो कंबाइन करके वो ट्रेड करना शुरू किया। तो ये एक हॉलमार्क है। तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, आप देखेंगे 8000 BC ऑनवर्ड्स लेके 2600 BC तक, करीब 5000 साल तक ये लोग एक्सपेरिमेंट करते करते, टेक्नोलॉजी रिफाइन करते करते आके हड़प्पन के पीरियड में एक हाई वाटर लेवल में एक पहुंच गए लोग। सर, तो तकरीबन ये जो 6 शहर हैं, ये तकरीबन एक जैसे ही हैं? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग। सबसे अलग शहर कौन सा है सर? सबसे अलग शहर देखिए, प्लानिंग एक ज़माने से ये एक तरीके से होता है, प्लानिंग हर एक जगह प्लानिंग एक तरीके से, लेकिन जहाँ लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल्स वेरी होता है जी। धोलावीरा है पूरा पत्थर, क्योंकि वो पूरा इलाका ही पत्थर का है, तो इसलिए पत्थर उन्होंने यूज़ किया। तो वेल प्रिजर्व्ड भी है धोलावीरा। तो मैं यूनिक तो धोलावीरा को ही बोलूँगा, सबसे यूनिक धोलावीरा, क्योंकि वहाँ जो है पत्थर इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि गेट कैसे था,
आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का गेट्स कैसे था आप नहीं पता चलेगा आपको, इतना आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन धोलावीरा का देखते ही आपको पूरा वेल प्रिजर्व्ड गेटवेज है। उसमें कुछ पिलर मेंबर्स मिलते हैं, वो कोई और साइड में नहीं मिला, यूनिक है। वाटर रिजर्वायर्स है, यूनिक है। इतना इतना बड़ा लेवल में उन्होंने धोलावीरा में हम लोग बोलते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो जी, 18 मीटर लंबा। धोलावीरा में लार्जेस्ट टैंक जो है 73 मीटर्स है ना। अच्छा, है ना। आप अंदाज लगा सकते हैं किस लेवल में वो लोग वाटर मैनेजमेंट का कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना रेनफॉल नहीं होता था, पेरिनियल रिवर नहीं है, इंडस तो नहीं है इधर। इन्होंने जो मानसून पीरियड में जो पानी गिरता था उसको डाइवर्ट करके इसमें स्टोर करके पूरे साल इस्तेमाल करते थे जी। पूरा भरा पड़ा हुआ है। बिशजी बोलते हैं कि करीब 40-50% तो वाटर रिजर्वायर्स के लिए इन्होंने रिजर्व कर दिया पूरा धोलावीरा में। इतना ओपन एरिया से। और जो स्पिल ओवर है रिजर्वायर से जो पानी निकलता है अगेन उसको ओपन रिजर्वायर से वो उसमें स्टोर करते थे। फिर उसका स्पिल ओवर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है वहाँ। तो उन्होंने सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, मतलब पानी को रिजर्व करना, स्टोर करना उनकी बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। वाटर कंजर्वेशन हम लोगों को सीखना है तो हड़प्पन से सीखना है। सर एक बार एक लाइन ड्रॉ करके बताइए कैसे सर सीखना चाहिए उन लोगों से? क्योंकि उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है, देखिए टोटली डिपेंडेंट है वाटर से, नेचर से। वो तो डैमिंग तो नहीं करते थे, डैमिंग करते थे बहुत छोटे लेवल में करते थे, पूरा आजकल जैसे बहुत बड़ा बड़ा बांध तो नहीं बनाते थे, लेकिन उसको एक बहुत छोटे लेवल में करते थे। नेचर को भी प्ले करने देते थे, ये लोग भी प्ले करते थे और वाटर को डाइवर्ट करके यूज करते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने भी एंशिएंट प्रैक्टिसेस है उसको हम खत्म कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जो है कंटूर लेवल में टैंक्स बनते थे, है ना। ऊपर में उन्होंने पानी रोका, फिर वहां से ओवरफ्लो होगा, नीचे लेवल में आएगा, फिर ऐसे अलग अलग लेवल में। अब क्या हो गया, उस रिजर्वायर्स को सिर्फ हम गार्बेज फेंकने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हर घर में नल आ गया। नल का जब पानी मिल गया खत्म, वाटर कंजर्वेशन ही खत्म हो गया, राइट। और वहाँ अलग अलग लेवल में पानी भरने से क्या होगा कि वो सीप होगा, वाटर टेबल भी मेंटेन होगा। अब वो सब खत्म हो गया। हम जहाँ एक्सकेवेशन कर रहे थे हनुमानगढ़ में, भद्रा तहसील में करनपुरा एक साइट है, वहाँ की जो गांव वालों से जब बात किया, उन्होंने बताया कि देखिए साहब, अभी 20-30 साल पहले तक है ना, हम पूरा गांव जो है, गांव के बीच में जो तालाब है, तालाब का पानी इस्तेमाल करता था। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? आप तो सारे गंदा पानी तालाब में जा रहे हैं, क्योंकि घर में नल है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नल आ गया। देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है धीरे धीरे खत्म हो गया, वाटर कंजर्वेशन, है ना। इसलिए हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन सीखना है तो वहीं से सीखना है कि जहाँ वो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से करते थे। अब अचानक आपको सारे डैम्स जो बनाए हैं वो सिल्ट हो गए, भर गया जी, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक बात। डीसिल्टिंग करना तो इतना आसान काम नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या है कि जितने भी वाटर बॉडीज जो एंशिएंट लोगों ने क्रिएट किया उसको मेंटेन करना चाहिए जी। ये साउथ में बहुत रेलेवेंस है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में यही कॉन्सेप्ट है। ऊपर के कंटूर में बहुत बड़ा एक तालाब होगा, उसका ओवरफ्लो होगा, फिर नीचे ऐसे सीरीज में कम से कम 10 लेवल्स में वो मेंटेन करते थे। अब क्या है, पूरा सिल्ट हो गया, उसमें भरा हुआ, कैपेसिटी कम हो गया जी। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आ गया, शहर जो है उसके चारों तरफ आ गया, खत्म। पानी रिसोर्सेस ही नहीं है और लड़ाई करते हैं पानी के लिए। क्यों है ना। पुराने जितने वाटर बॉडीज है उसको हम मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए है ना कोई तकलीफ नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वाटर बॉडीज को कंजर्व करना जो है हड़प्पन का, पर्टिकुलरली धोलावीरा हड़प्पन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। सर अब एक बारी चलते हैं शहरों को समझते हैं कि शहर कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे डिज़ाइन होते थे, क्या आर्किटेक्चर था, क्या मटेरियल था। एक बार शहरों को समझते हैं, मोटा मोटी जो भी आपको शहर 2-3 जो आपको जिनमें सिमिलैरिटी ना हो उन शहरों के बारे में थोड़ा बताइए सर। शहर खासकर वो ग्रिड आयन पैटर्न में तो होते थे जी, है ना। मतलब इसका हो गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इवन मोहनजोदड़ो में भी है, क्या हुआ कि करीब 600-700 साल रहा वो शहर, टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ कि डिसओरिएंटेशन होने लगे, है ना। तो अलाइनमेंट्स में वो बिगड़ने लगे। तो हो सकता है कि मेंटेनेंस नहीं रहा होगा, बट स्टिल अलाइनमेंट्स बिगड़ने लगे। और कुछ सिटीज ऐसे हैं कि वो टोटली ग्रिड आयन पैटर्न में नहीं थे। बनावली करके एक शहर था हरियाणा में, वो टोटली अलग ही पैटर्न था, उसमें रेडिएटिंग स्ट्रीट्स थे। अच्छा, मतलब एक पॉइंट से निकल के हाँ ऐसे फैल रहा है जी, है ना, एकदम वो नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट नहीं था जी। तो वो जगह के हिसाब से वो अपना
बदलते थे। जैसे ड्रेनेज पैटर्न हम बोलते हैं कि नहीं ड्रेनेज पैटर्न बहुत बढ़िया कमाल था, का। हाँ। लेकिन उसका जो क्लास एविडेंस जो है मोहनजोदड़ो में मिलता है, धोलावीरा में नहीं है ऐसे ड्रेनेज। अच्छा, धोलावीरा में अलग तरीके का। क्या फर्क है सर दोनों में? क्योंकि देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मैं मानता हूँ कि मदर ऑफ ऑल सिटीज, वो एक मॉडल शहर रहा होगा, ठीक है ना, उसमें सब चीज उन्होंने बेस्ट किया। धोलावीरा में क्या है कि आपको इतना वाटर फ्लो तो नहीं हो रहा है, इतना रिवर नहीं है, वेल्स नहीं है। मोहनजोदड़ो में हर एक घर में एक वेल है, हर एक घर में एक छोटा सा वॉशिंग एरिया है, तो ड्रेन कनेक्ट करके स्ट्रीट में आया, फिर वो मेन स्ट्रीट में गया, ऐसे करते थे। लेकिन धोलावीरा में क्या है, एक अलग सिस्टम फॉलो करते थे। उन्होंने बहुत बड़े मटका जो है स्ट्रीट में उन्होंने गाड़ा उसको, उसमें वो पानी छोड़ते थे। वो नीचे खाली था, उसमें छेद करके वो सोकेज करके नीचे चला जाता था, उसको सोकेज जार्स बोलते हैं जी। सो ये अलग तरीके का ड्रेनेज है। और ऐसे मोहनजोदड़ो जैसे लंबा लंबा ड्रेन्स नहीं है। हर एक घर का एक सोकेज जार्स रहा होगा, हर एक घर के, अभी भी देखते हैं धोलावीरा में। तो ये एक पैटर्न था। जहाँ आपको पानी ज़्यादा मिल रहा है वहाँ नेचुरली ड्रेनेज वगैरह रहा होगा, बाकी जगह में ड्रेनेज वगैरह नहीं रहा होगा जी। और मकान का साइज जो है 4 कमरे से लेके 52-53 कमरे का मकान भी मिलते हैं। 52-53 कमरे के मकान? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा एक है, उसको पैलेस मानते हैं। अच्छा, क्योंकि एलीट क्लास के लिए होगा। और एक यूनिक चीज है कि कोर्टयार्ड एक होता था, चारों तरफ कमरा जी। ये एक बड़ा एक पैटर्न अभी भी आज भी समय में मिलता है। आज भी आप जहाँ के भी जाइएगा कोर्टयार्ड तो होगा। और कोर्टयार्ड में क्या एक्टिविटीज होता है, कुकिंग होगा जी, है ना, सो दैट की जो स्मोक जो है वो निकल जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, ये मोहनजोदड़ो में भी मिलता है, इवन धोलावीरा में भी कुछ हद तक हम लोगों को मिलता है। तो ये कंटिन्यूटी है जी, प्लानिंग कंटिन्यूटी है। और क्या है कि स्ट्रीट जो है फोर्टिफिकेशन जब होगा उसका अंदर उसके लगता हुआ एक स्ट्रीट होगा, बाहर एक स्ट्रीट होगा, एक मेंटेनेंस के लिए, है ना, ये भी कंटिन्यूटी है। अब बाद में भी देखिएगा एक कंटिन्यूटी इसलिए है कि देखिए इसको मेंटेनेंस करना है, जल्दी ऊपर पहुंचना है, तो आपको एक खाली जगह तो छोड़ना होगा ना, तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये हर एक हरप्पन सिटी में मिलेगा। ये एक यूनिक फीचर है। तो ये सिटीज़ के बारे में हम ये बोल सकते हैं। और जहाँ उन्होंने ईंट ज़्यादा इस्तेमाल किया मोहनजोदड़ो में, वहाँ डबल स्टोरीड भी बनाते थे। अच्छा, डबल स्टोरी भी थे? डबल स्टोरीड कई सारे मकान है उधर डबल स्टोरीड। और रूफिंग जो है लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने, लकड़ी का बहुत बड़ा लिंटल देते थे, उसके ऊपर फिर उन्होंने क्रॉस बीम्स लगा के फिर उसको टाइल्स वगैरह लगाया होगा, एग्जैक्टली हम लोगों का आइडिया नहीं है, बट डबल स्टोरीड भी होते थे। धोलावीरा में डबल स्टोरीड नहीं मिलते हैं, एक भी नहीं है। धोलावीरा में क्या है कि पत्थर यूज करते थे प्लिंथ लेवल तक, उसके ऊपर मिट्टी का दीवार बनाया होगा, बस उतना ही अंतर है। क्योंकि वहाँ हम लोगों को डबल स्टोरीड का कोई एविडेंस नहीं है। और खासकर जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही हमको पके हुए ईंट का मकान मिलते हैं। सर हाँ, ये बेक्ड क्ले भी मैं बेक्ड इस पका हुआ है ना, बाकी जगह सारे जो सन ड्राइड है जी, मड ब्रिक ही यूज कर रहे हैं जी। उसका मेंटेनेंस चाहिए आपको, वहाँ पे वो फर्नेस की मदद से उसको बेक कर लेते थे। नहीं, पूरा किल्न रहा हुआ ना, पूरा लाखों ब्रिक्स मिल रहा है ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, बाकी साइट्स में इतना मात्रा में नहीं मिल रहा है। सर वो पूरे किल्न के हमको एविडेंस मिले? नहीं, किल्न का सिरामिक्स बनाने के लिए तो मिल रहा है, वो तो छोटी किल्स रही होंगी। हाँ, ईंट के लिए भी है ना, उस जमाने में ओपन ही बनाया होगा, आजकल की जैसे क्लोज्ड वाला नहीं रहा होगा। आजकल भी ओपन बनाते हैं, ओपन किल्न बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने किया होगा, इसलिए एविडेंस नहीं मिलता है। और कालीबंगा या बनावली जगह जैसे जगह में क्या है कि वो पूरा कच्चे ईंट का ही मकान बनाते थे, इवन 4 दीवारी भी, फोर्टिफिकेशन भी कच्चे ईंट का था। लेकिन जहाँ बेदिंग एरिया है वहाँ पक्का ईंट। ऐसा क्यों सर? ड्रेन, क्योंकि वो पानी फ्लो हो रहा है ना, वहाँ तो पक्का ईंट चाहिए। तो ये हम लोगों को एविडेंस मिल रहा है, ये वेरिएशंस है। तो क्लास सिटीज तो बोलेंगे बस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एकदम एडवांस्ड, बाकी शहर में इतना वो नहीं है, क्योंकि पका हुआ ईंट का इतना एविडेंस भी नहीं है। धोलावीरा नेचुरली क्या है कि प्रॉस्पर तो रहा ही होगा, इसलिए हम लोगों को ईंट जो है, ईंट तो बहुत कम है, पूरा सॉलिड स्टोन से उन्होंने पूरा बिल्डिंग मटेरियल्स निकाला है। सर अगर एक छोटा कंपैरिजन करें हड़प्पन सिविलाइजेशन का वर्ल्ड की दूसरी सिविलाइजेशन से, तो उस पर अगर आप मुझे कुछ बताएं कि क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंशिएशंस थे, कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन लेंगे हम,
सारे सिविलाइजेशन को स्टेट लेवल सोसाइटीज बोलते हैं। ठीक। स्टेट लेवल मतलब उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राइटिंग सिस्टम है, वेइंग सिस्टम है ना, कोई ब्यूरोक्रेसी रहा होगा, सब चीज़ है। लेकिन इजिप्शियन और मेसोपोटामियन जो है वो किंगशिप लेवल में पहुंच गया। अर्ली सोसाइटीज को ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट कई लेवल्स में बांटते हैं जी। क्लैन से लेके, ट्राइब से लेके, चीफटेन, फिर किंगशिप, फिर एम्परर, है ना। एक लेवल्स ऑफ वो है, एडवांसमेंट है, पॉपुलेशन अलग होगा अलग लेवल में। तो इजिप्शियन और मेसोपोटामियन किंगशिप लेवल में पहुंच गया, हड़प्पन्स नहीं पहुंच पाए। डेफिनेटली वो किंगशिप लेवल का मतलब ये हुआ कि एक स्टैंडिंग आर्मी होगा, जी, है ना, इन्वेशंस होगा। हड़प्पन्स के पीरियड में कोई ऐसे स्टैंडिंग आर्मी का कोई एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेशन का एविडेंस नहीं है। वो यूनिफिकेशन भी कोई वॉरफेयर से नहीं हुआ लगता है, ऐसे लगता है कि कोई म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल एक पर्पस के लिए हुआ है, ना कि एक दूसरे के जो है नीचे दिखाने के लिए नहीं हुआ, इन्वेजन की वजह से नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग स्टेट लेवल सोसाइटी तो मानते हैं सारे सिविलाइजेशंस, लेकिन ये किंगशिप नहीं पहुंचा इधर, वहाँ किंगशिप पहुंच गया था। ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। और टेक्नोलॉजी वैसी है, कुछ टेक्नोलॉजीज यहाँ अलग है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज अलग है। और क्योंकि वो लोग इतना बड़ा एरिया में वो लोग फैले हुए थे और इंट्रैक्शन भी कर रहे थे, प्रॉस्परस बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए हड़प्पन जो है वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, है ना। हड़प्पन जो है बहुत सारा वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एविडेंसेस हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। कुछ इन्फ्लुएंसेस तो है मेसोपोटामिया का, लेकिन जैसे मेसोपोटामियंस यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे हम लोगों को एविडेंसेस नहीं मिलता, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉस्परस सोसाइटी ज़्यादा खरीद सकती है, इसके लिए वो लोग मंगवा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हम बेच ही रहे हैं ज़्यादा उनको। और उनका स्टैंडिंग आर्मीज भी था, उनका एलिट्स भी बहुत ज़्यादा है, और उनका जो रिटर्न एविडेंसेस क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि 2500 BC 2500 BC से मेसोपोटामियन टेक्स्ट 3 रीजन्स बता रहा है, एक दिलमन, एक मगन, एक मेलुहा, ठीक है ना। दिलमन जो है आइडेंटिफाई किया बहरीन, मॉडर्न डे बहरीन और उसके आसपास के इलाके। मगन जो है ओमान, और मेलुहा को हड़प्पन मानते हैं। तो सारगन ऑफ अक्खड़ एक बहुत बड़ा एम्परर था जिसने पूरा मेसोपोटामियन रीजन को यूनिफाई किया। वो बताता है कि मेरा जो राजधानी है अक्खड़ या अगेड़ जो है, राजधानी में 3 इलाके के जो जहाज जो है आके बांधते थे, दिलमन, मगन, मेलुहा। तो इसको क्लियर कट आइडेंटिफाई किया कि वो और भी मेंशन करते हैं कि इस इलाके में क्या क्या चीज़ आ रहा है, इसके बेसिस में क्लियर कट। और मेलुहा से क्या आ रहा है, अगेट कार्निलियन आ रहा है। उस जमाने में, उस समय काल में पूरे दुनिया में कोई भी जगह से अगेट कार्निलियन नहीं था, सिर्फ गुजरात से था, है ना। अगेट कार्निलियन क्या हो गया सर? वो जो लाल रंग का पत्थर, अच्छा, लाल रंग का पत्थर, जिसको छेद करने के लिए वही पत्थर भी यूज होता था। तो ये अगेट कार्निलियन। फिर बताते हैं कुछ पर्ल, मोती, गोल्ड भी बताते हैं। देन कई तरीके का टिम्बर, ये बहुत ताज्जुब की बात है, यहाँ से टिम्बर जा रहा है उधर, हैं कुछ फर्नीचर बन के जा रहे हैं, हाँ, मेलुहन टाइप फर्नीचर। अच्छा, ये भी उनको लिखा हुआ उन्होंने, लिख रहे हैं मेलुहन टाइप फर्नीचर। क्यों? क्योंकि उनके इलाके में कोई पेड़ पौधे है ही नहीं है। फर्नीचर हमारे यहाँ कुछ एविडेंस में मिला है? फर्नीचर क्योंकि टिम्बर जो है टोटली गल जाता है, इसलिए एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ हड़प्पन इलाके में स्कल्पचर में भी ऐसे क्लियर कट नहीं मिलता है। पेडेस्टल तो मिलता है, एक थ्रोन टाइप का मिलता है, लेकिन वो किस मटेरियल का बनाया होगा वो पता नहीं है। लेकिन जरूर लकड़ी उन्होंने यूज किया, दरवाजा बनाया होगा, खिड़की बनाया होगा, पिलर बनाया होगा, वो सब तो बनाते थे। लेकिन किस इलाके से कौन सा पत्थर टिम्बर आता था वो पता नहीं है। वो बोलते हैं कि मेशू वुड, हड़प्पन इलाके से आता है मेशू वुड, कौन सा वुड है पता नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं वो शीशम हो सकता है, तो शीशम साउथ एशिया का स्पेशलिटी है और बहुत हार्ड वुड है, वो हो सकता है कि ये यहीं का होगा। और एक बताते हैं मेलुहन टाइप शिप्स, इसका मतलब शिप जो है मेलुहन का वो अलग ही है। मेसोपोटामियन का जो है रीड में शिप बनते थे, वो टिम्बर से नहीं बनते थे, क्योंकि वहाँ टिम्बर होता नहीं था, वो रीड है ना, जो घास जो बड़े बड़े होते हैं उससे बनाते थे। तो ये एक यूनिकनेस है। वहाँ देखेंगे कि यहाँ से कई सारा माल जा रहा है, अलग तरीके का जो ज्वेलरी है, हड़प्पन्स का अलग ही तरीके का क्राफ्ट्समैनशिप है। और इजिप्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था हड़प्पन्स का। अच्छा, वो आया था किसी? नहीं, मेसोपोटामिया तक था। मेसोपोटामियंस वो
ट्रेड करते थे ट्रेड उनके- करते थे। हाँ, हमसे लेके उनके। हाँ, हो अच्छा। सकता है हमसे लेके, क्योंकि कुछ हड़प्पन बीड जो है इजिप्शियन शहर में भी पर मिला। इजिप्शियंस में हमारा कुछ मिला है। हाँ अच्छा। हाँ, बीड्स वही आगेट कार्निलियन बीड मिला। अच्छा, वहाँ मिला हाँ, है। तो हो सकता है मेसोपोटामियंस वो हाँ। ट्रेड किया, क्योंकि मेसोपोटामियन और इजिप्शियंस का बहुत ट्रेड है। जी सर, कुछ ऐसा रिसर्च के टाइम पे पता पड़ रहा था कि कुछ प्री या मैच्योर ऐसे कुछ क्लासेस कुछ उसमें डिवाइड किया गया है इस पूरे सिविलाइजेशन को, क्या है सर वो? देखिए, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। जब ये प्री मैच्योर और लेट हड़प्पन, ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं, अभी क्या है कि प्री को अर्ली हड़प्पन बोलते जी। हैं। अर्ली हड़प्पन मतलब 2600 बीसी से पहले, जो मैंने बताया ना रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स, वो सारे को अर्ली हड़प्पन बोलते हैं। अर्ली हड़प्पन मीन्स उसमें पूरा हड़प्पन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया, हड़प्पन का सील नहीं आया, हड़प्पन का लिखा हुआ चीज़ नहीं आया, हड़प्पन का पॉटरी नहीं आया, लेकिन बिगिनिंग्स मिलते हैं, राइट। इसीलिए उसको अर्ली हड़प्पन बोलते हैं। वो अल्टीमेटली कल्मिनेट हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो 2600 बीसी में, 2600 बीसी में। और उसको जो है अर्बनिज्म जब आया, हम सिविलाइजेशन मानते हैं। उसके पहले जो है वो अर्ली हड़प्पन। ठीक। जो 1900 बीसी में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, दैट इज मैच्योर। कुछ लोग मैच्योर करते हैं, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं या हड़प्पन फेस बोलते हैं। इसमें सील आ गया, सील आ गया, राइटिंग आ गया, हड़प्पन का पॉटरी आ गया, ट्रेड शुरू हो गया, वेइंग सिस्टम हो गया, है ना। ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइजेशन 1:2:4 वो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में है जी। और आर्किटेक्चर में कॉमनैलिटी है जी। कई सारे चीज़ें जो है मटेरियल कल्चर में हम लोगों को मिलता है। शेल बैंगल्स है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर डेकोरेशन है, वो सारे आ जाते हैं। और ये करीब 700 साल तक चला जी, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। उसके बाद जो है अर्बनिज्म जो है डिक्लेन हुआ। लोग खत्म नहीं हो रहे हैं, लोग वही हैं। अर्बनिज्म खत्म हो गया, उसके लिए कई सारे कारण बताते हैं जी। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस है। अभी रिसेंटली कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ है। अरेबियन सी का कोर का स्टडीज़ हुआ है, हिमालय में एक केव का सेडिमेंट का स्टडीज़ हुआ, तो कई जगह में, राजस्थान में कई जगह जो ड्राइड लेक्स है उसका स्टडीज़ हुआ। ये बताते हैं कि करीब 2200 बीसी में क्या हुआ कि रेनफॉल वगैरह थोड़ा कम होने लगा। ऐसे सिचुएशंस क्या है कि कम से कम 200 साल तक चला। प्रोलॉन्ग्ड, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड एरिडिटी। बीच में हो सकता है कि 10 साल में एक बार अच्छा बारिश हो गया होगा, लेकिन क्या एवरेज बहुत कम हो रहा है। धीरे 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 क्या है कि एक एरिडिटी सेट हो रहा है। वो एक रीज़न हो सकता है, स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न हो सकता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, क्योंकि देखिए सरस्वती रिवर जो है इट वाज फ्लोइंग बिटवीन सतलुज एंड यमुना, है ना। वो पूरा ड्राई हो गया क्योंकि अपर रीचेस में जो है उसका पानी आना कम हो गया। वो क्लियर कट एविडेंस बता रहा है हड़प्पन का जो साइट्स है वो सरस्वती के किनारे किनारे हैं, लेकिन 1900 बीसी के बाद वो पूरा खत्म हो गया, कोई साइट्स नहीं है। वो सिर्फ ऊपर की इसमें जहाँ वो नदी थोड़ा दूर तक बहती होगी वहाँ तक है, और शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ यमुना जी, है ना। इसका मतलब क्या, पानी की तरफ वो लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक रीज़न हो सकता है, सरस्वती का ड्राई होने का भी एक रीज़न हो सकता है। तो कई सारे रीजंस कंबाइंड होके इनका जो अर्बनिज्म जो है खत्म होके फिर वो रूरल फेस में आ गए, ठीक है ना। लेकिन गुजरात वाले थोड़ा स्टबर्न थे, वो सर्वाइव कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी उस कंडीशन में है। वो हमेशा से पानी के बगैर ही रहे हैं और उनको पानी बचाना आता है। पेरिनियल वाटर सोर्स नहीं था, वो वैसे अक्लेटाइमाइज्ड है, वो जी रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेड भी कंटिन्यू रखा मेसोपोटामिया के साथ और बहरीन इलाके के साथ। कुछ एविडेंस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि गुजरात वाले मेंटेन कर रखे होंगे, और उन्होंने बहुत मुश्किल से 100-150 साल और खींचे 1850 बीसी तक। उसके बाद वो भी खत्म। तो हम लोगों को 1900 बीसी के बाद पूरा जो अर्बनिज्म जो है वो खत्म होके धीरे धीरे वो रूरल इसमें कन्वर्ट हो गए। ये एविडेंस मिल रहा है। तो यही उनकी डिक्लाइन और उसकी भी कहानी यही है कि डिक्लाइन नहीं कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पहले ज़माने में है ना, सडन इमरजेंस, सडन डिक्लाइन, वो सब खत्म करके हम लोग क्या है ना कि इसको एक प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी बोलते हैं ना। प्रोसेसेस आते हैं जी, धीरे धीरे एक प्रोसेस आता है, एक चेंज आता है, दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा चेंज है। इसलिए हम लोग जो 8000 बीसी से जो प्रोसेस आ रहे हैं तो देयर इज अ राइज, है ना। धीरे 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 एक एडवांसमेंट आ रहा है, धीरे धीरे वो कल्मिनेट हो रहा है 2600 बीसी में। फिर एक प्रोसेस आ रहा है 2200 बीसी के बाद से लेके फिर 1900 बीसी में वो अर्बनिज्म खत्म होके दोबारा वो
रूरल कल्चर्स में वो पहुंच गए। अर्बनिज्म का सारे फीचर्स खत्म हो गए उनका, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा होगा, राइटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स नहीं था, और वेइंग सिस्टम नहीं था। तो ये सारे जो फीचर्स थे। तो सर जब ये नई जगह जाते थे ये लोग, तो वहाँ जाके इसी सेम मॉडल पे इन्होंने बसना शुरू नहीं किया? ज़रूरत नहीं था ना, ज़रूरत नहीं था उनको मेंटेन करने का, ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो इतना क्राफ्ट एक्टिविटीज़ नहीं करते थे, ट्रेड नहीं करते थे, उतना वो नहीं होगा। वो सिंपली वो उसमें कन्वर्ट हो गए होंगे, अगेन खेती में कन्वर्ट हो गए, उनका अपना जो पर्सनल नीड्स है वही सेटिस्फाई करते होंगे। और दूर इलाके से नहीं आ रहा है माल, है ना, गुजरात से शेल नहीं आ रहा, अगेट कार्निलियन नहीं आ रहा है, उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। पर्टिकुलरली हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हम लोग देख रहे हैं एक फयांस करके एक मटेरियल है, उसका हड़प्पन पीरियड में तो चालू हो गया था, लेकिन लेट हड़प्पन में 1900 BC के बाद उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बढ़ गया है। हाँ, वो सिंपली है ना क्वार्ट्ज पेबल्स को क्रश करके उसको हीट करके कलरिंग एजेंट देके स्टोन को रिसेंबल कर देते हैं। स्टोन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बराबर हमने आर्टिफिशियल बना लिया। उसका बहुत सारे एविडेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ हो गया, वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ट्रेड नेटवर्क कट ऑफ हो गया, ये एविडेंस हम लोग को मिल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफस्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशन इन कल्चरल मटेरियल्स, ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, ये सब हम लोगों को देखना मिलता है। बहुत ही बढ़िया सर। देखिए जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप लोग कई बार देखते हैं कि मैं पॉडकास्ट में बहुत चौंकता हूँ। चौंकने की मेरी वजह ऐसी कि ऐसी बातें मुझे पता पड़ जाती हैं जो मैंने इमेजिन नहीं की हो सकती, आपने की हो सकती हैं शायद, बट अगर आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जब आप देखेंगे, तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री की मास्टर क्लास है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक मास्टर क्लास है। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं उस बारे में एक मास्टर क्लास, उसके बारे में मास्टर क्लास नहीं, उसके बारे में क्लास है। उसके लिए आपको उस चीज़ में साइड में जाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और आप सबसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर आपका ये पॉडकास्ट करने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जेके सुपर पॉडकास्ट में आप आए, और हम जैसे बच्चों को, जिन्हें, मुझे कम से कम, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जिसे कम से कम कुछ भी नॉलेज नहीं थी, आज आप 2 लेवल ऊपर लेके चले गए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू सर।